और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि भारत 25 साल में यानी साल 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनकर उभरेगा। नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट को संबोधित करते हुए कहा कि इस लक्ष्य को पाने में निवेश एक अहम रोल निभाएगा। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में निवेश का मतलब समावेश में निवेश करना, लोकतंत्र में निवेश करना, दुनिया के लिए निवेश करना और एक बेहतर, स्वच्छ और सुरक्षित ग्रह के लिए निवेश करना है। इस इन्वेस्टमेंट और ह्यूमन कैपिटल पर फोकस करके ही विकास के ऊंचे लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में दुनिया के कोने कोने से आए सभी साथियों, वेलकम टू इंडिया, वेलकम टू नम्मा कर्नाटका एंड वेलकम टू नम्मा बेंगलुरु। जब भी टैलेंट और टेक्नोलॉजी की बात आती है तो दिमाग में जो नाम सबसे पहले आता है वो है ब्रांड बेंगलुरु। और ये नाम सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एस्टैब्लिश हो चुका है। 21वीं सदी में भारत आज जिस ऊंचाई पर है वहां से अब उसे निरंतर आगे ही जाना है। आज पूरी दुनिया भारत की तरफ बहुत उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। ये दौर इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी का है, लेकिन तमाम देश एक बात को लेकर आश्वस्त है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के फंडामेंटल्स मजबूत है। हम दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव स्कीम से उसमें से एक को लागू कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ एश्योरेंस स्कीम भी की सुरक्षा भी दे रहे हैं। कर्नाटका की गिनती आज दुनिया के लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी क्लस्टर के तौर पर हो रही है। यहां कर्नाटका में इंडस्ट्री से लेकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तक, फिनटेक से लेकर बायोटेक तक, स्टार्टअप से लेकर सस्टेनेबल एनर्जी तक, हर क्षेत्र में विकास की नई गाथा लिखी जा रही है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को समन भेजने के बाद राज्य की राजनीति में सियासी पारा चढ़ गया है। सीएम को समन मिलने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने ईडी पर बदले की राजनीति किए जाने का आरोप लगाया है। सीएम हेमंत सोरेन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि विपक्ष मेरे खिलाफ साजिश रच रहा है। उनको एक आदिवासी सीएम की वजह कर पेट में दर्द हो रहा है। पूरी साजिश का जवाब दिया जाएगा। कुछ लोगों के पेट में मेरी वजह से दर्द है। संवैधानिक संस्था का मिसयूज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार के खिलाफ साजिश रची जा रही है। फिर बोलेंगे, आज हमारे पीछे षड्यंत्र रचने के पीछे मात्र एक ही उद्देश्य है, क्योंकि एक आदिवासी दलित लोग इस राज्य को चला रहे हैं। अल्पसंख्यक इस राज्य का, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, ओबीसी सब मिलकर के हम इस राज्य को चला रहे हैं। देखिए, यहां हमारे मंत्री जी ऐसे भोक्ता जी ये एससी समाज से आते हैं, लेकिन भारत सरकार ने ऐसा कानून बना दिया कि इनको आदिवासी बना दिया। और आदिवासी में ऐसा बन गया कि बाप ये इसका बेटा आदिवासी हो गया, इनकी बहू एससी रह गई। बांट दिया इस समाज को। आज इसीलिए इनके पेट में दर्द है कि आदिवासी आज इतनी मजबूती से कैसे आगे बढ़ रहा है। राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस में आंतरिक विवाद समाप्त होता नहीं दिखाई दे रहा है। सचिन पायलट ने सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा है कि सीएम पद पर जल्द फैसला होना चाहिए।
सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के वफादार विधायकों पर वार करते हुए उन्हें सजा दिए जाने की मांग की है। सचिन पायलट ने कहा कि नए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को राजस्थान के बागी विधायकों को सजा देनी चाहिए। इसका जवाब देते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी से सबको मिलकर लड़ना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सचिन पायलट गुट को नसीहत करते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि नेताओं को बयानबाजी से बचना चाहिए। सरकार रिपीट कराने पर हमारा फोकस है। और जहां तक राजस्थान के संदर्भ में जो निर्णय लेने की बात है, उसका खुद वेणुगोपाल जी जो हमारे संगठन के महामंत्री हैं एआईसीसी के, उन्होंने भी कहा था कि बहुत जल्द इस पर निर्णय लिया जाएगा कि अब भविष्य में क्या करना है। तो मुझे लगता है क्योंकि हम सब चुनाव में लगे हुए हैं हिमाचल में, और मैं समझता हूँ किसी भी दिन गुजरात के चुनाव की घोषणा हो जाएगी, तो चुनाव भी हम लोग पूरी तैयारी से लड़ रहे हैं और दोनों राज्यों में सरकार हम लोग बनाएंगे। जहाँ तक अनुशासनहीनता पर कार्रवाई करने की बात है, उसका पूरा संज्ञान वेणुगोपाल जी के, एंटनी साहब के, खड़गे जी के और हिमाचल जी के संज्ञान में है। उस पर जल्द कार्रवाई होगी और राजस्थान में भी जो ये इंडिसीजन का जो माहौल बना हुआ है, उसको भी समाप्त करने का मुझे लगता है समय आ गया और बहुत जल्द पार्टी इस पर कार्रवाई करेगी। देखो, बयान तो नहीं देना चाहिए वैसे तो, क्योंकि अभी जो है अभी वेणुगोपाल जी हमारे महामंत्री हैं, उन्होंने कहा भी कि आप बयानबाजी कोई नहीं करेंगे, तो हम तो डिसिप्लिन के पालन चाहते हैं कि सब लोग करें। अभी हमारे सामने एक ही मकसद होना चाहिए, जनता त्रस्त है राजस्थान के अंदर, पूरे देश के अंदर तनाव है, हिंसा हो रही है, महंगाई है, बेरोजगारी है। उसके लिए एक तरफ तो राहुल गांधी पसीना बहा रहा है, 25 किलोमीटर किसे कहते पर डे चलना, लाखों लोग साथ चल रहे हैं, दबाव पड़ेगा केंद्र सरकार पर, इसलिए चल रहे हैं। और उसके बाद में हमारा ध्येय होना चाहिए हम अगली बार सरकार कैसे बनाएं। तो ये तमाम जो गुड गवर्नेंस हमने दी है, उसको लेके हम तो निकल पड़े हैं, अगली सरकार रिपीट कैसे हो वापस इस बार, बस और कोई हमारा ध्येय नहीं है। अध्यक्ष आने के बाद अगली सरकार रिपीट हो, अगली सरकार आएगी तो मैं कह सकता हूँ दावे के साथ में, अभी जो वित्तीय प्रबंधन हमने किया है, जिसके कारण ही हम दे पा रहे हैं, सामाजिक सिक्योरिटी हो, पेंशन हो, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य योजनाएं, सड़कें शानदार बन रही है, क्योंकि वित्तीय प्रबंधन हमारा शानदार है। अगली सरकार अगर पब्लिक हमें देगी वापस जो पहले दिया नहीं था, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम वो काम करके दिखाएंगे जो इतिहास में हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जारी है। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में जारी है और यात्रा तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से गुजर रही है। हैदराबाद से यात्रा फिर से शुरू हुई है। राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में बॉलीवुड एक्ट्रेस और फिल्म डायरेक्टर पूजा भट्ट नजर आई। इस दौरान पूजा भट्ट राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाते हुए दिखाई दी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 56 दिनों से जारी है। बिहार में 2 सीटों के उपचुनाव के लिए गुरुवार को सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। मोकामा और गोपालगंज में मतदान की तैयारी पूरी कर ली गई है। पोलिंग पार्टी को मतदान केंद्रों के लिए रवाना कर दिया गया है। गोपालगंज उपचुनाव में सुरक्षा को देखते हुए बिहार यूपी के बॉर्डर को सील कर दिया गया है। गुरुवार को मोकामा और गोपालगंज की जनता उम्मीदवारों की किस्मत को ईवीएम में कैद करेगी। मोकामा और गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव के लिए कल वोटिंग और दोनों जगहों पर माना जा रहा है कांटे का मुकाबला। कहाँ आप लोग की ड्यूटी पड़ी है? किसान भवन नवादा। कैसे कराएंगे मतदान कल? अच्छी तरह से होगा, हम लोग प्रशिक्षण लिए हुए हैं उसका। 100% तैयार है हम। कितने बजे मतदान होगा? मतदान 7 बजे से है, लेकिन मॉक पोल का काम 5:30 बजे से शुरू होगा और 15 मिनट हम वेट करेंगे। 5:45 के बाद हम मॉक पोल कर सकते हैं। मोकामा उपचुनाव को लेकर सघन वाहन जांच जारी है। कल होने वाले मतदान को लेकर हर एक चौक चौराहे पर पुलिस नजर आ रही है, ताकि कोई भी असंवेदनशील सामान या असंवेदनशील व्यक्ति शहर में नजर नहीं आए। अभी हम खड़े हैं सुदूरटाल इलाके घुसवरी थाना में, जहाँ थाना के प्रभारी जो है हर एक वाहन की जांच कर रहे हैं, आने जाने वाला जांच कर रहे हैं। पूछते हैं क्या जांच हो रही है और क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है सर? कल विधानसभा उपचुनाव होना है, उसी के मद्देनजर हम लोग सभी गाड़ियों को, सभी साइकिल को चेक कर रहे हैं, ताकि किसी प्रकार का कोई ये सामान या किसी तरह का वाहन न हो सके।
और हम लोग मद्देनजर सुरक्षा के दृष्टिकोण से बाहर नहीं कर रहे हैं। यानी कि कल होने वाले मतदान को लेकर 279 बूथ बनाएंगे और हर एक मतदान पर पुलिस व्यवस्था काफ़ी कड़ी की गई है, यानी कि एक परिंदा भी पर न मारे। और अभी आज शाम को प्रतिक्रियाओं को लेकर डीएम और एसएसपी की मीटिंग देर शाम होने वाली है। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़। आंध्र प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट अनंतपुर के दरगाह हनूर इलाके में एक दर्दनाक हादसा पेश आया। हाई टेंशन इलेक्ट्रिक वायर गिरने से 4 मजदूरों की मौत हो गई। खेत में काम करने के दौरान हाई टेंशन वायर गिरने का वाकया पेश आया, जिसके नतीजे में 4 मजदूर मौके पर ही हलाक हो गए। दीगर 3 मजदूरों की हालत नाजुक है। आंध्र प्रदेश सरकार ने मरने वालों के घर वालों को 10 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने का